हेलो एंड वेलकम टू दीपक क्लासेस। और लास्ट में जो 10th में मैंने लाइट चैप्टर में करा रहा था, बीच में कुछ एक इंटरप्शन आया, उसकी वजह से वो रह गया है। तो लास्ट हम कर रहे थे कि मिरर से जो इमेजेस बनती है वो कैसी बनती है। मिरर से जो इमेजेस बनती है, कॉन्केव मिरर से या कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेजेस बनती हैं वो किस तरह की बनती है, यही किया था हमने लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आज करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, मिरर फॉर्मूला का क्या है ना, मिरर फॉर्मूला जो होता है उसके बारे में जानने से पहले आपको कुछ टर्म्स जाननी होंगी और ये समझना होगा कि कुछ सिंबल्स जानने होंगे, तब जाके आप फॉर्मूला समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मिरर फॉर्मूला के लिए। देखो, मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला देखो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। दिस इज मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो अब देखो, इसमें क्या है ना कि v का मतलब क्या है, u का मतलब क्या है और f का मतलब क्या है, ये आपको जानना है कि v का मतलब क्या है, u का मतलब क्या है और f का मतलब क्या है। ये आपको जानना है, समझना है कि क्या मतलब है v के, u के और f के। तो वही जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, आप लास्ट वीडियो में मैंने कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर से किस तरह से इमेजेस बनेंगी ये पूरा करा रखा है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं लास्ट और कुछ डाउट्स हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज बनती है, कॉन्केव मिरर में किस तरह से इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में कब लार्ज इमेज बनती है, कब स्मॉल इमेज बनती है, कब इक्वल इमेज बनती है, ये सारा लास्ट वीडियो में कवर्ड है। तो इस वीडियो में आ, हम मिरर फॉर्मूला की बात करेंगे, मिरर फॉर्मूला को समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से आप उसे पुट कर सकते हो वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको u पता होना चाहिए, v पता होना चाहिए और मिरर फॉर्मूला पुट कैसे करना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, u जो होता है ना, u होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से। u जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से। u होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से। फिर v होता है, वो होता है इमेज की डिस्टेंस मिरर से। v क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस मिरर से। ठीक है, अब देखो, क्योंकि मान लो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हुआ ना, कॉनकेव मिरर हुआ ये। तो आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, लास्ट वीडियो में मैंने सब बताया था अच्छे से। तो अभी अगर u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से, u मोस्ट ऑफ द टाइम इधर ही रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आपके सिलेबस में इधर ही रहेगा u तो हमेशा इधर रहेगा। तो u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो जब भी आप u की वैल्यू पुट करोगे ना, जब भी आप u की वैल्यू पुट करोगे, whenever आप u की वैल्यू पुट करोगे उसमें, तो u शुड बी नेगेटिव, u शुड बी नेगेटिव। तो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन ले रहे हो कि लेट अस, आप कोई भी क्वेश्चन ले रहे हो तो उसमें u की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। u की वैल्यू आप हमेशा नेगेटिव लोगे। ओके, उसके बाद देखो, और v तो किधर भी आ सकता है। देखो, ये आपको पता होना चाहिए, बताया था पहले कि v जो होगा वो अगर मिरर के इस तरफ बन रहा है, मिरर के इस तरफ बन रहा है तो v इज नेगेटिव, और v मिरर के इस तरफ बन रहा है तो v इज पॉजिटिव। ध्यान रखना, जैसे आपका कार्टेशियन प्लेन होता है ना, उसमें ये ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड सारा नेगेटिव, राइट हैंड साइड सारा पॉजिटिव, ऊपर सारा पॉजिटिव, नीचे सारा नेगेटिव। वैसे ही इस मिरर में भी होता है। ध्यान रखना, इस तरफ सारा नेगेटिव, इस तरफ सारा पॉजिटिव। तो u विल बी नेगेटिव, क्योंकि u हमेशा ज्यादातर इधर ही रखा जाएगा। ठीक है, और v जो है, आपको पता है कॉन्केव मिरर में हर इमेज इस तरफ ही बनती है। जस्ट वो लास्ट वाला केस जो था, पोलर फोकस के बीच में जो इमेज ऑब्जेक्ट होता है, तो जो इमेज बनती है वो किस तरफ बनती है, वो बनती है इस तरफ, यानी v। तो कॉन्केव मिरर में एक ही v पॉजिटिव होगा, एक ही केस में इमेज पॉजिटिव होगी। कब, कॉन्केव मिरर में एक ही केस में v पॉजिटिव होगा, कब, जब इमेज इस तरफ बनेगी। आप अगर अभी भी डाउट है, आप जाके वो वीडियो दोबारा रिविजिट कर सकते हो, उसमें देख सकते हो कि किस केस में क्या होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये जो फोकस और पोल के बीच में जब था ऑब्जेक्ट, तभी इमेज इस तरफ बनी थी, वर्टिकल, वर्चुअल और वर्चुअल इनलार्ज। ठीक है ना, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी थी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी थी जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट था। उससे पहले सारी इमेज इधर ही बन रही थी, रियल इन्वर्टेड बन रही थी। तो v एक केस में पॉजिटिव होता है कॉन्केव मिरर के, बाकी सारे में नेगेटिव होता है। उसके बाद देखो,
एफ। ध्यान रखना फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर जब भी आप ले रहे हो क्वेश्चन में नहीं लिखा जाएगा कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ। जब क्वेश्चन में लिखा है, अगर कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑलवेज टेक इट नेगेटिव, ऑलवेज टेक इट नेगेटिव। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर तो फोकल लेंथ के लिए ऑलवेज टेक इट पॉजिटिव, ऑलवेज टेक इट पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ टेक इट नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ टेक इट पॉजिटिव। ये तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में वो साइन नहीं देने के आपको। जब भी क्वेश्चन में दिया हो कॉनकेव मिरर दे रखा है तो जस्ट फोकल लेंथ लिखते वक्त जब उसकी वैल्यू आप लिखो ना, एफ इज इक्वल्स टू दिस, जस्ट पुट अ नेगेटिव साइन। ये आपके बहुत मार्क्स बचाएंगे, वरना बच्चों के न्यूमेरिकल इस वजह से ही गलत हो जाते हैं। तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की लिखते वक्त ऑलवेज पुट अ नेगेटिव साइन, ठीक है, ओके। और कॉन्वेक्स मिरर की ले लो तो फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद देखो क्यों, अच्छा फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि फोकल लेंथ इसकी इधर है ना, नेगेटिव वाली साइड। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर, वो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ मैंने बताया था आपको इस तरफ थी, फोकल लेंथ इसकी इस तरफ थी। आपने जब इसकी इमेजेस बनाई होगी तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ इस तरफ थी, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। क्लियर? उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए उसके बाद मैग्निफिकेशन इन मिरर, मैग्निफिकेशन इन मिरर, मैग्निफिकेशन इन मिरर। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? ये सिंपल रेशियो होता है, ये सिंपल रेशियो होता है किसका? हाइट ऑफ इमेज से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, हाइट ऑफ इमेज से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, हाइट ऑफ इमेज से हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट का ये रेशियो होता है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? हाइट ऑफ इमेज से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। क्लियर? उसके बाद देखो, क्योंकि ये रेशियो है इमेज से ऑब्जेक्ट का, और एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है मैग्निफिकेशन का, ध्यान रखना, इन मिरर, इन मिरर मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है एंड दैट इज माइनस वी बाई यू। अब यहां भी बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, यहां भी बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं? जब वो माइनस वी बाई यू करते हैं ना, तो मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें वी की वैल्यू है -3, ठीक है, -30 है, मान लो -30 है, यू की वैल्यू है 15, -15, ऑब्वियसली यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो v की वैल्यू -30 है, u की वैल्यू -15 है। तो बच्चे ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि जब यहाँ पुट करेंगे ना तो वो सोचेंगे अरे माइनस तो पहले से लिखा ही हुआ है, माइनस तो पहले से लिखा ही हुआ है, -30 अपॉन -15 करते हैं। दिस इज सो रॉन्ग, दिस इज सो रॉन्ग। ध्यान रखना ये माइनस आपके फॉर्मूले में ही है। तो अगर ये वैल्यू आपको दे रखी है -13 और -15, -30 और -15, सो m इज इक्वल्स टू -v, यानी माइनस जो फॉर्मूले का है उसके बाद v की वैल्यू पुट करो, और v की वैल्यू है -30, ओके, और u पुट करो -15। ये होगा जब आप मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो मिरर में। सो m इज इक्वल्स टू -v by u, m इज इक्वल्स टू -v by u, m इज इक्वल्स टू -v by u। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब आप मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो तो इट इज माइनस, और फिर जो वैल्यू है v की वो पुट करना है। अब आप क्या करते हो, a की माइनस पुट करके काम चला देते हो, ऐसा नहीं है। अगर v भी आपका नेगेटिव है तो माइनस फॉर्मूले वाला तो है ही, उस v की वैल्यू पुट करनी है, फिर नीचे u की वैल्यू पुट करनी है, ये कैंसिल हो जाएगा और मैग्निफिकेशन आएगी -2। ध्यान रखना मिरर में जब भी रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, मिरर में जब भी रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। कैसे नेगेटिव होता है? रियल इन्वर्टेड मतलब v भी इस तरफ, u तो इस तरफ होता ही है, तो यानी v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन फॉर्मूले में भी तो एक माइनस है, तो v और u दोनों नेगेटिव है, इनके नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएंगे, बट फॉर्मूले वाला नेगेटिव वो तो रह जाएगा। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है जब भी रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। ध्यान रखना इन मिरर्स मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव जब भी रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। और कॉन्वेक्स मिरर के अगर आपको दोनों केसेस याद हो तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है? हमेशा वर्चुअल इरेक्ट, स्मॉल,
मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनती है। और किस तरफ बनती है? मिरर के राइट हैंड साइड बनती है, मिरर के इस तरफ बनती है। एंड दैट्स व्हाई v इज ऑलवेज पॉजिटिव। उस केस में भी u तो नेगेटिव ही होगा, मिरर में भी u तो नेगेटिव ही होगा, बट v पॉजिटिव, v पॉजिटिव होगा। क्लियर? इज दिस क्लियर? u तो नेगेटिव ही होगा, बट v क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, उसके बाद देखिए, लेट अस मूव टू रिफ्लेक्शन, लेट अस मूव टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कैसे पुट करने होते हैं उनमें वैल्यूज, किस तरह से करने होते हैं वो भी, उसके लिए भी करवा दूंगा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू रिफ्लेक्शन। तो देखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब मैंने बताया था, रिफ्लेक्शन मतलब होता है जब लाइट आती है और सेम मीडियम में वापस चली जाती है किसी सरफेस से टकरा के, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? ध्यान रखना, अंतर कुछ नहीं है, रिफ्रैक्शन में आर ए है और रिफ्लेक्शन में एल ई है। ठीक है, यही अंतर है बस, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट गई और एक सरफेस से टकराई और वापस उसी मीडियम में चली गई, वापस उसी मीडियम में चली गई, ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन हुई है, तब उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन हुई है। तो इन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की पहचान क्या है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी, देन इट इज कॉल्ड कि रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। तो इसके बाद अब बहुत ध्यान से सुनना कि रिफ्रैक्शन के वक्त क्या होता है। देखो, रिफ्रैक्शन होती है ना, तो दो मीडियम के बीच में होगी। ठीक है, तो एक मीडियम होगा ऑप्टिकली डेंसर और एक मीडियम होगा ऑप्टिकली रेयर। एक मीडियम होगा ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली मतलब समझते हो, ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू लाइट ओनली। ठीक है, ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू लाइट। ऑप्टिक्स मतलब आप जानते हो, सब ऑप्टिक्स मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लाइट। ओके, तो आपने चश्मे की दुकानों के बाहर देखा होगा ऑप्टिक्स लिखा होगा, ठीक है ना। सो एक मीडियम होगा ऑप्टिकली डेंसर, एक मीडियम होगा ऑप्टिकली रेयर। ध्यान रखना, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, ऑप्टिकली रेयर, इसकी मैं पहले स्पेलिंग लिख के दिखाता हूं। एक मीडियम होगा डेंसर, ऑब्वियसली ऑप्टिकली डेंसर, एक मीडियम होगा ऑप्टिकली डेंसर और एक मीडियम होगा ऑप्टिकली रेयर। रेयर, आर ए आर ई आर। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। जैसे ग्लास, ग्लास शीशा, ग्लास वाटर। अब ग्लास और वाटर में कौन सा डेंसर है? ग्लास। और रेयर, उसके कंपैरिजन में ग्लास और वाटर में डेंसर कौन सा है? ग्लास। और रेयर कौन सा है? वाटर। और वाटर और एयर में डेंसर कौन सा है? वाटर ज्यादा डेंस है और एयर कम रेयर है। तो ध्यान रखना इस बात का कि जो दो मीडियम है जिनके बीच में रिफ्लेक्शन हो रही है, जिस मीडियम में एक से लाइट आ रही है दूसरे में जा रही है, उनके बीच में हमें देखना होता है कि कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये बात अच्छे से समझ लेना कि डेंसर और रेयर की डेफिनेशन ऐसे तय होती है, डेंसर और रेयर की डेफिनेशन ऐसे तय होती है। क्लियर? अब देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक तो इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, और फिर क्या होता है ना, तो उसे समझेंगे हम। फिर क्या होता है उसे समझेंगे। जैसे आपने ये पढ़ा है कि लाइट जब रिफ्लेक्शन में क्या होता था, लाइट टकराती थी, जितने एंगल पे टकराती थी उतने एंगल से वापस जाती थी। तो इसमें ऐसा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसमें था ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है। किसमें? रिफ्लेक्शन में। बट रिफ्लेक्शन में ऐसा हो रहा है क्या? इसमें भी दो एंगल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये क्या रिलेशन है इनके बीच में, ऑब्वियसली। सो देखो, तो ध्यान रखना कि जब भी लाइट, मान लो ये इंटरफेस है, इंटरफेस, इसको हम बोलेंगे इंटरफेस। इंटरफेस यानी उन दोनों मीडियम के बीच की बाउंड्री, उन दोनों मीडियम के बीच की बाउंड्री, दिस इज इंटरफेस। तो ध्यान रखना, तो मैं इंटरफेस लिख तो दिया बट उसमें थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सही बिगाड़ दिया। सो दिस इज इंटरफेस। सो व्हाट वी शुड, हमें इंटरफेस पे एक नॉर्मल, नॉर्मल तो बहुत जरूरी है भाई, नॉर्मल तो बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी कहा था। इंटरफेस पे वी विल ड्रॉ नॉर्मल।
So this is interface and this is normal. We will draw a normal on interface. We will draw a normal on interface. एक interface होगा, interface पे we will draw a normal और light आएगी. मान लो एक light आई. Obviously I should draw this straight, but ये देखो ये लाइट आई, ठीक है, नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, ये लाइट आई और तो ये लाइट आएगी तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ ये लाइट आएगी तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब देखो, अब डिपेंड करता है कि ये सीधी लाइन में तो जाएगी नहीं, सीधी लाइन में तो जाएगी नहीं क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, सीधी लाइन में ये लाइट नहीं जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। ध्यान रखना, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि वो ऐसे देते हैं और देखते हैं कि पाथ बनाओ लाइट की, कहते हैं पाथ बनाओ लाइट की, तो वो पाथ बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। तो होता क्या है, लाइट आएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है, और लाइट आएगी और लाइट कहाँ जाएगी, देखो ध्यान रखना मैंने क्या बोला था, मीडियम्स एक दूसरे के कंपेयर में रेयर या डेंस होते हैं, रेयर या डेंस एक दूसरे के कंपेयर में होता है। जैसे वाटर और ग्लास में से ग्लास डेंस है, वाटर रेयर है, लेकिन वाटर और एयर में से वाटर डेंस है, एयर रेयर है ना। तो वो तो हम देख लेंगे, लेकिन मान लो इधर है रेयर मीडियम, रेयर है, और यहाँ है डेंस मीडियम, कोई भी मीडियम है, लाइट आ रही है रेयर मीडियम से, जा रही है डेंस मीडियम में, तो होगा क्या, ध्यान रखना, उस केस में क्या होगा ना कि जो लाइट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सीधे तो जाएगा नहीं, जाना चाहिए था पर जाएगा नहीं, जाना चाहिए था पर जाएगा नहीं, जाना भी नहीं चाहिए था, अगर कोई दूसरा मीडियम नहीं होता तो सीधे जाता, और दूसरा मीडियम है इसलिए जाएगा नहीं ऑब्वियसली। तो होगा क्या, ध्यान रखना, ये इसकी स्ट्रेट लाइन है, ये जस्ट मैंने आपके इन्फेरेंस के लिए बना दी है कि ये इसका पाथ होता ओरिजिनल अगर कोई दूसरा मीडियम नहीं आता, लेकिन क्योंकि रेयर के सामने अब डेंसर मीडियम आ गया तो ये वाली लाइट रे ना थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, किस तरफ, नॉर्मल की तरफ, थोड़ी सी बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। ध्यान रखना, जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, लाइट बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। यही इसका उल्टा होता, यही इसका उल्टा होता, ये मान लो नॉर्मल, ये लाइट आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये डेंसर से, ये दूसरा केस है, ये दूसरा केस है, लाइट अब डेंसर से रेयरर में जाती, लाइट अब डेंसर से रेयरर में जाती, लाइट अब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती तो क्या होता, लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती तो क्या होता, होता क्या कि ये तो उसका नॉर्मल है, वो सॉरी ये तो उसका वो है सीधी लाइन जो होती, बट अगर लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो क्या होता, लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल, अपने रास्ते से थोड़ा और दूर हो जाती, ज्यादा अवे हो जाती नॉर्मल से, ज्यादा अवे हो जाती नॉर्मल से, अपने रास्ते से थोड़ा और दूर हो जाती, ज्यादा अवे हो जाती नॉर्मल से। आ रही है बात समझ, अपने रास्ते से थोड़ा और दूर हो जाती और ज्यादा अवे हो जाती नॉर्मल से। सो ध्यान रखना कि लाइट अगर आ रही है डेंसर से रेयरर, तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम अगर लाइट आ रही है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अगर रेयरर से डेंसर आ रही है तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से समझना है कि लाइट अगर रेयरर से डेंसर आ रही है तो डेंसर में आ रही है तो वो नॉर्मल की तरफ हो जाएगी थोड़ी सी, और अगर डेंसर से रेयरर आ रही है तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है। इसे ही हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि लाइट जब डेंसर से रेयरर से डेंसर आ रही थी तो देखो आई और आर, आर छोटा होगा आई से, लाइट जब रेयरर से डेंसर जा रही थी तो आर छोटा होगा आई से, और लाइट जब डेंसर से रेयरर जा रही है तो आर बड़ा होगा आई से, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा जाएगा तो एंगल बड़ा हो जाएगा ना, ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा ना। लाइट जब रेयरर से डेंसर है, लाइट जब रेयरर से डेंसर है तो आर छोटा होगा आई से, और लाइट जब डेंसर से रेयरर है तो आर बड़ा होगा आई से, ठीक है।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली। उसके बाद अब हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, कि रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं, ठीक है ना। सो अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन के लॉज, जैसे आपने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे उसी तरह रिफ्लेक्शन के लॉ, दो लॉ पढ़ने हैं आपको। पहला लॉ तो देखो बहुत सिंपल है, क्या है, जैसा रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ था ना वैसा ही रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है कि द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द, देखो यही तो होता है ना, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल आई है और ये आर है, मान लो इधर है आर, ठीक है। ये डेंसर रेयर से डेंसर आ रही है, रेयर से डेंसर आ रही है, रेयर से डेंसर आ रही है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, है ना। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे एक ही प्लेन में होंगे, सेम प्लेन का मैंने लास्ट वीडियो जो है, लास्ट वीडियो में समझाया था आपको सेम प्लेन का मतलब क्या है। सेम प्लेन का मतलब है कि अगर लाइट, आने वाली लाइट और नॉर्मल इस बोर्ड में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड में रहेगी, इससे बाहर की तरफ नहीं जा सकती। अगर आने वाली लाइट और नॉर्मल इसी बोर्ड में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड में रहेगी, बाहर नहीं जा सकती। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो बहुत सिंपल है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वेरी सिंपल लॉ, फर्स्ट लॉ। ओके, फिर सेकंड लॉ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, सेकंड लॉ, दिस सेकंड लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकंड लॉ, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ को हम स्पेशली स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं बिकॉज इट वाज गिवन बाय स्नेल, इट वाज सिंस इट वाज गिवन बाय स्नेल, सो दैट्स व्हाई इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, इट वाज गिवन बाय स्नेल, दैट्स व्हाई इट इज स्नेल्स लॉ। ओके, अब देखो स्नेल लॉ के बाद, यस, कमिंग टू दिस स्नेल्स लॉ, तो हम देखो सेकंड लॉ कहता क्या है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। ये कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन, अच्छा ये ध्यान रखना, ये ऐसा यानी साइन, ये क्या है ना, ये हो सकता है अभी कई बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा, अगर अभी कोई वीडियो देखेगा तो अभी कुछ बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री होती है मैथ्स में, जिसमें साइन और कॉस और टेन ये सब होते हैं, साइन कॉस टेन, तो उसकी वैल्यू, तो देखो इसके जब क्वेश्चन आएंगे ना इससे रिलेटेड, तो आपको इनकी वैल्यूज दी जाएंगी, आपको इसकी वैल्यूज दी जाएंगी। जैसे मैं कहूंगा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, हर एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है साइन में, हर एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है साइन फंक्शन में। जैसे 30 डिग्री तो साइन 30 की कुछ वैल्यू होगी, 45 डिग्री तो साइन 45 की कुछ वैल्यू होगी, 60 डिग्री तो साइन 60 की कुछ वैल्यू होगी। तो हर एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, किसमें, साइन में, ठीक है ना। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द, अब जब हम रेशियो निकालते हैं तो किसी का तो किसी के साथ निकालेंगे, जब रेशियो निकालते हैं तो किसी का तो किसी के साथ निकालेंगे, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction। देखो दो ही एंगल हैं, एक आई और एक ये आर, इन दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी साइन में, और इनका जो रेशियो होगा, the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, is constant। अब देखो मेरी बात सुनना, कांस्टेंट के आगे भी
कई बच्चे ना बड़ा ही आलस रहता है भाई, कांस्टेंट लिख के छोड़ देता है या आधी कांस्टेंट तक करता है, ये गलत है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा लेकिन किसके लिए, वो मीडियम भी फिक्स होगा। देख जैसे इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए, जैसे देख अब वाटर और ये मान लो एयर है, रेयर से डेंसर आना था तो इसे एयर मान लेते हैं, इसे एयर और ये वाटर है, ये एयर है ये वाटर है, ठीक है, ये एयर है ये वाटर है। तो मान लो एयर और वाटर है ना, इस मीडियम के लिए आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी कर लो, ये एयर है ये वाटर है, अब इस मीडियम के लिए आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी कर लो, उस हिसाब का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कोई वैल्यू आ जाएगी। आप अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी कर लोगे तो जो भी रखोगे उस हिसाब की एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी, उन दोनों का आप साइन में रेशियो निकाल लो, उन दोनों का आप साइन में रेशियो निकाल लो, साइन आई बाय साइन आर, वो हर बार कांस्टेंट आएगा। आप इसे 30 रखोगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, आप साइन 30 अपॉन जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो साइन में रखोगे तो जो आएगा, इसे आप 15 भी रखोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी साइन 15 अपॉन वो वैल्यू रखोगे साइन के साथ, तो वो हमेशा वही आएगा, एक ही नंबर आएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब पेयर ऑफ मीडियम सेम हो, पेयर ऑफ मीडियम सेम हो। आ रही है बात समझ, पेयर ऑफ मीडियम सेम हो। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is constant for a given pair of medium। ध्यान रखना, अगर आप ये गिवन पेयर ऑफ मीडियम नहीं लिख रहे हो, अगर आप ये गिवन पेयर ऑफ मीडियम नहीं लिख रहे हो तो आपके मार्क्स कटने चाहिए, और नहीं कट रहे हैं तो फिर तो बहुत ही दिक्कत की बात है। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of reflection is constant for a given pair of medium। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, एयर वाटर, आप एंगल आई तो कुछ भी रख लो, एंगल आर का अपने आप आएगा क्योंकि जो आप आई रखोगे उसके हिसाब से आर आएगा कुछ, और साइन आई बाय साइन आर हर बार वही वैल्यू आएगी। आई की वैल्यू चेंज करोगे तो आर की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन रेशियो सेम रहेगा। जैसे मान लो रेशियो क्या होता है, 1/2 है मान लो एक रेशियो, तो आप 1 को 2 कर दो तो नीचे 4 हो जाएगा, 2/4 तब भी 1/2 रहेगा, 2 को 7 कर दो 2 को तो नीचे 14 हो जाएगा, 7/14 तब भी हाफ रहेगा। तो वही, लेकिन गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए ऐसा नहीं कि आप एयर के साथ वाटर है, यहाँ एयर के साथ मतलब वाटर और ग्लास वाला सेम नहीं रहेगा। देखो एयर का वाटर के साथ आप कोई भी आई रखो तो आर साइन आई बाय साइन आर सेम रहेगा। एयर का ग्लास के साथ निकालोगे आप तो 4 वैल्यूज निकालो, आई की वैल्यू अलग अलग बदल लो, एयर का ग्लास के साथ निकालोगे तो 4 वैल्यूज निकालो, आई की वैल्यू अलग अलग कर लो, आर की वैल्यू अलग अलग आएगी। हर बार आप साइन आई बाय साइन आर करोगे जब, हर बार आप साइन आई बाय साइन आर करोगे जब सेम वैल्यू आएगी। एयर वाटर की सेम आती रहेगी, एयर ग्लास की सेम आती रहेगी, ग्लास वाटर की आपस में सेम आती रहेगी, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम कुछ भी लिख देना, डज नॉट मैटर इन साइंस, ठीक है, मीडियम, ठीक है। और इसके आगे हम ये लिख सकते हैं फॉर अ गिवन कलर आल्सो, फॉर अ गिवन कलर आल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली लाइट हैज डिफरेंट कलर्स, व्हाइट लाइट हैज 7 कलर्स इन इट, बट ध्यान रखना इन 10th क्लास यहां तक तो जरूर लिखना है, यहां तक तो जरूर लिखना है, ठीक है। उसके आगे आप लिख सकते हो फॉर गिवन कलर आल्सो, फॉर गिवन कलर आल्सो, क्योंकि कलर बदलने से भी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां तक तो जरूर लिखना है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, तो ध्यान रखना। और इसी सेकंड लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यहां से यहां तक ही स्नेल्स लॉ है, यहां से यहां तक ये स्नेल्स लॉ है। एंड स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। साइन आई बाय साइन आर क्या है, कांस्टेंट है, साइन आई बाय साइन आर क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर, ओके। साइन आई बाय साइन आर क्या है, कांस्टेंट है, ओके, ठीक है। अब देखो साइन आई बाय साइन आर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहां तक ठीक है,
ओके, अब देखो ये आप उतार सकते हो वीडियो में पीछे जाके, ऑब्वियसली अगर नहीं उतारा तो, और उतार लिया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखिए, उसके बाद ना अगला जो है, मैंने बताया था कि सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ध्यान रखना फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया भी लिखना है उसके, इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं होगा, आप आई चेंज करोगे आर भी चेंज होगा पर रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। और लेकिन गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, जैसे एयर और वाटर के लिए, एयर और वाटर ले लिया आपने, अब आप आई चेंज करते जाओ, आर चेंज होता रहेगा लेकिन रेशियो सेम रहेगा एयर वाटर का। एक वैल्यू आएगी, वही वैल्यू चलेगी एयर वाटर में, जितनी एयर एक वैल्यू आएगी और एयर वाटर में आप जितनी वैल्यूज निकालोगे तो वो सेम ही रहेगी, सेम ही आएगी। इसी तरह आप एयर ग्लास से एक अलग वैल्यू आएगी और जितनी बार निकालोगे, ठीक है ना, एयर ग्लास में, एयर और ग्लास में साइन आई बाई साइन आर की एक वैल्यू आएगी, और आई को चेंज करते रहो आर भी चेंज होता रहेगा, वैल्यू हर बार सेम आएगी। जो एयर ग्लास की पहली बार आई थी वही दूसरी तीसरी चौथी बार आएगी। दो मीडियम के बीच में आप जो एक बार वैल्यू निकालोगे वही वैल्यू आएगी, चाहे आप आई बदल दो क्योंकि आर भी बदल जाएगा और फिर वैल्यू तो वही आएगी हमेशा। तो इसलिए कांस्टेंट कहते हैं उसे, इसलिए कांस्टेंट कहते हैं उसे।